जय हिंद दोस्तों। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हमने भारतीय संविधान में कुछ शब्दों को समझना आरंभ किया था, तो आज हम जो शब्द समझने जा रहे हैं वह है लिखित संविधान। जब किसी संविधान के प्रावधान को स्पष्ट रूप से लिख दिया जाता है उसे लिखित संविधान कहते हैं। अगर हम इसे और भी सरल शब्दों में समझना चाहें तो हम समझने का प्रयास कर रहे हैं। हो सकता है कि आप लोगों को मैं बेहतर तरीके से समझा सकूं। मान लीजिए कि यह कोई एक क्षेत्र है। अब इस क्षेत्र में एक सरकार है, एक सरकार है। अब यह सरकार कोई एक प्रावधान बनाती है और उसे पूरे क्षेत्र पे लागू करती है। ऐसे ऐसे करके सरकार ने कई सारे प्रावधान बनाए। अब उन कई सारे प्रावधानों को जब एक ही पुस्तक में लिख दिया जाता है, तब वह प्रावधान जो होते हैं वह एक नियमावली यानी कि एक नियमों की पुस्तक यानी कि संविधान का रूप ले लेती हैं और उसे ही लिखित संविधान कहा जाता है। यानी कि राज्य की सभी व्यवस्थाओं को या राज्य को चलाने वाली सभी व्यवस्थाओं को जब एक पुस्तक में व्यवस्थित करके लिख दिया जाता है तो फिर उसे लिखित संविधान कहते हैं। उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को यह शब्द समझ में आया होगा। अगला जो हम शब्द देखेंगे वह हम देखेंगे अलिखित संविधान। अलिखित संविधान अलिखित संविधान कुछ देशों में संविधान के प्रारूप को एक पुस्तक के रूप में सम्मिलित नहीं किया जाता है, बल्कि ऐसे देशों में व्यवस्था को परंपरा और अभिसमय के आधार पर चलाई जाती है। जैसे कि आप मान लीजिए ब्रिटेन का जो संविधान है वह एक अलिखित संविधान है। यानी वहां के संविधान को लिखा नहीं गया है। वहां के संविधान में क्या होता है, पहले किसी कानून को वहां रह रहे लोगों के बीच रखा जाता है और जब वह सभी लोगों के बीच में पहुंच जाता है, जब सभी लोग उसका पालन करने लगते हैं, तब वह एक कानून का रूप ले लेता है। उसे ही अलिखित संविधान कहते हैं। यानी कि जो वह मान लीजिए कि हम एक एग्जांपल में समझते हैं। मान लीजिए कि जैसे मैंने आप लोगों को आगे समझाया कि हम एक क्षेत्र लेते हैं। अब इस क्षेत्र में मान लीजिए एक कानून व्यवस्था को सरकार के द्वारा या राज्य के द्वारा बनाया गया, लेकिन उसे एक पुस्तक के रूप में नहीं लिखा गया। यानी कि उसे एक पुस्तक में नहीं लिखा गया, बल्कि समाज में रह रहे लोगों के बीच उसका प्रचार प्रसार किया गया। और जब उस समाज में रह रहे लोग उस व्यवस्था को अपनी दिनचर्या में पूरी तरीके से समाहित कर लिए, तब उसे एक कानून का रूप प्रदान कर दिया गया। उसे ही हम अलिखित संविधान कहते हैं। यानी कि यहाँ पे जो कानून होते हैं, जो व्यवस्थाएं होती हैं, उन्हें लिखा नहीं जाता है, बाकी पहले उसे
समाज में प्रस्तुत किया जाता है, और जब वह समाज में अपना स्थान बना लेता है तो फिर उसे ही एक कानून का रूप दे दिया जाता है। तो उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को ये शब्द समझ में आया होगा। अगला जो हम शब्द देखने का प्रयास करेंगे वह है निर्मित संविधान व विकसित संविधान। निर्मित अगला जो है वह है निर्मित संविधान। पहले हम थोड़ा सा इसको देख लेते हैं। निर्मित संविधान जिसे एक निश्चित समय सीमा के भीतर लिखा जाता है उसे हम निर्मित संविधान कहते हैं। जैसे कि भारत का संविधान, आप लोगों को पता है कि भारत के संविधान को एक निश्चित समय सीमा के अंदर रहकर लिखा गया है, और कई सारे एग्जामों में यह पूछा भी गया है कि भारतीय संविधान को लिखने में कितना समय लगा है। तो मैं आप लोगों को बता दूं कि भारतीय संविधान को लिखने में 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन का समय लगा था। भारतीय संविधान को लिखने में 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन का समय लगा था, यानी कि इसे एक निश्चित समय में लिखा गया था, इसलिए इसे हम कहेंगे एक निर्मित संविधान। अब जो अगला हम देखेंगे शब्द वह है विकसित संविधान। अगला जो हम शब्द देखेंगे वह है विकसित संविधान। अगला जो शब्द है वह है विकसित संविधान। ऐसा संविधान जिसमें नए प्रावधानों को समय के साथ में जोड़ा जा सके या और पुराने प्रावधानों को समाप्त किया जा सके, उसे हम कहते हैं विकसित संविधान। जैसे कि ब्रिटेन का या इंग्लैंड का संविधान। जैसा कि आप लोगों को मैंने बताया था आलिखित संविधान में कि ब्रिटेन का जो संविधान था उसे लिखा नहीं गया है, लेकिन वहां पे संविधान है। तो वह कैसा संविधान है? वह एक विकसित संविधान है जिसे समय के साथ विकसित किया गया है। उसमें जो प्रावधान पुराने हैं उन्हें हटा दिया जाता है और जो प्रावधान जोड़ने हैं उन्हें जोड़ दिया जाता है। उसे ही हम विकसित संविधान कहते हैं, जिसका एक समय में विकास होता है, उसे विकसित संविधान कहा जाता है। तो उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को यह शब्द भी अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगला जो हम शब्द देखेंगे वह है विधेयक। विधेयक अगला जो शब्द है हमारा वह है विधेयक। जब किसी विषय पर कानून बनाना होता है तो उसे विधायिका में एक प्रस्ताव प्रस्तुत किया जाता है। जब किसी भी विषय पर कानून बनाना होता है तो उसके लिए विधायिका में एक प्रस्ताव को प्रस्तुत किया जाता है, जिस पर विधायिका अपनी सहमति देती है। जब किसी विषय पर कानून बनाना होता है तो उसके लिए विधायिका में
विधायिका में एक विधेयक प्रस्तुत किया जाता है। विधेयक, जब किसी विषय पर कोई राज्य को कोई कानून बनाना होता है तो उसे विधायिका में प्रस्तुत किया जाता है, और जब उस पर विधायिका में चर्चा और परिचर्चा हो जाती है तब वह विधेयक बन जाता है। जैसे कि महिला आरक्षण, महिला आरक्षण को सुनिश्चित करने के लिए विधायिका में एक विधेयक को प्रस्तुत किया गया था। अगर हम इसे और भी सरल शब्दों में समझने का प्रयास करें तो जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया था, एक क्षेत्र, जैसे कि मान लीजिए यह कोई एक क्षेत्र है। अब इस क्षेत्र के लिए एक कानून बनाना है तो इस क्षेत्र में कोई सरकार होगी, और सरकार के तीन रूप होते हैं, जैसा कि हमने आप लोगों को पहले बता दिया है कि विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। तो जब हमें कोई कानून बनाना होगा तो उसे हम कहाँ लेकर जाएंगे? विधायिका में। हम उसे विधायिका में लेकर जाएंगे, और जब विधायिका में चर्चा परिचर्चा के बाद में उसे पास कर दिया जाएगा तब वह एक विधेयक का रूप लेगा। याद रखिएगा, अभी वह कानून नहीं बना है, उसने सिर्फ एक विधेयक का रूप लिया है। अब अगला जो हम शब्द देखेंगे वह है अधिनियम। अधिनियम, अगला जो हम शब्द देखेंगे वह है अधिनियम। अधिनियम, जब किसी विधायिका में किसी विधेयक पर, जब किसी विधेयक पर विधायिका का में चर्चा परिचर्चा के बाद उस विधेयक को राष्ट्रपति के पास सहमति के लिए भेजा जाता है, और थोड़ा सा ऊपर लिख दे रहा हूं, राष्ट्रपति उस पर अपनी सहमति प्रदान कर देता है, तब वह एक अधिनियम बन जाता है। जब किसी विधेयक को विधायिका में चर्चा और परिचर्चा के बाद में जब उसे राष्ट्रपति के पास में भेजा जाता है और राष्ट्रपति जब उस पर अपनी सहमति दे देता है तब वह एक अधिनियम बन जाता है। तब वह एक अधिनियम बन जाता है। तब वह एक अधिनियम बन जाता है। अगला जो हम शब्द देखेंगे वह हम देखेंगे संशोधित विधेयक या संशोधित अधिनियम। संशोधित विधेयक
या संशोधित अधिनियम अधिनियम संशोधित विधेयक या संशोधित अधिनियम क्या होता है, इसे हम समझने का प्रयास करते हैं। जब किसी प्रचलित अधिनियम को जब किसी प्रचलित अधिनियम में संशोधन करने के लिए विधायिका में प्रस्तुत किया जाता है और विधायिका उसे पास कर देती है। उसके बाद राष्ट्रपति उस पर अपनी सहमति दे देता है, तब वह संशोधित अधिनियम बन जाता है। जब किसी प्रचलित अधिनियम में संशोधन करने के लिए विधायिका में प्रस्तुत किया जाता है और विधायिका उसे पास कर देती है, उसके बाद में जब राष्ट्रपति अपनी सहमति दे देता है, तब वह संशोधित अधिनियम बन जाता है। जैसा कि हम एक एग्जाम्पल में समझने का प्रयास करते हैं ताकि आप लोगों को बहुत ही बेहतर तरीके से चीजें समझ में आ सके, क्योंकि रटने का कोई फायदा नहीं है। भारतीय संविधान में सारी चीजों को रटा नहीं जा सकता है, इसीलिए इन सब चीजों को समझना हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसीलिए मैं हर शब्द के साथ में आपको एक एग्जाम्पल बताता हूं ताकि चीजें आप लोगों को अच्छे से समझ में आए। तो संशोधित विधेयक, मान लीजिए कि किसी क्षेत्र में कोई कानून व्यवस्था लागू थी। मान लीजिए किसी क्षेत्र में कोई कानून व्यवस्था लागू थी, लेकिन उस कानून व्यवस्था में अब परिवर्तन करने का समय आ गया है। जैसे कि समय के साथ में जैसे हर चीजें अपडेट होती रहती है, जैसे कि पहले 3G मोबाइल आती थी, उसके बाद में 4G आने लगा, उसके बाद में 5G आने लगा। यानी कि इंटरनेट के क्षेत्र में समय के साथ में परिवर्तन होता रहा और ये परिवर्तन इंसान की जरूरतों के आधार पर भी होते रहते हैं। जैसे कि जो पहले के लोग थे उनके लिए एसी, कूलर ये सब उतना मायने नहीं रखता था। गांव में तो हफ्तों तक लाइट नहीं आती थी, तो उनके लिए बहुत सारी चीजों को रखना उतना जरूरी नहीं था। लेकिन आज की दुनिया में हम जैसे जैसे जागरूक हो रहे हैं वैसे वैसे हमारी जरूरतें बढ़ रही हैं, और जब जरूरतें बढ़ती हैं तो हमारी फिर मांग बढ़ती है, और मांग बढ़ने के साथ साथ में फिर चीजों का विकास होना या उसमें परिवर्तन होना एक जाहिर सी बात है, उसमें परिवर्तन होता रहता है। उसी तरीके से कानून व्यवस्था होती है। जो कानून व्यवस्था आज से 20 साल 25 साल पहले जो कानून व्यवस्था आज से 20-25 साल पहले थी, उस व्यवस्था को
लेकर हम बहुत दिनों तक नहीं चल सकते हैं, उसमें परिवर्तन भी करना पड़ता है और समय के साथ में हर चीजें बदलती है। उसी तरीके से कानून व्यवस्था भी बदलती है। उसी कानून व्यवस्था में जैसे कि मान लीजिए कि कोई व्यवस्था है जो 20 साल पहले लागू थी, लेकिन उसे वर्तमान समय में जरूरत है कि उस व्यवस्था में कुछ चीजों को बदला जाए, कुछ चीजों में परिवर्तन किया जाए। उस परिवर्तन को करने के लिए जब हम उस कानून व्यवस्था को विधायिका में लेके जाते हैं और विधायिका में उस पर चर्चा होती है और जब विधायिका उसे पास कर देती है, विधायिका से पास होने के बाद में वह जो कानून है या विधेयक है वह राष्ट्रपति के पास में पहुंचता है और जब राष्ट्रपति उस पर अपनी सहमति दे देता है तब वह संशोधित विधेयक बन जाता है। यानी कि वह कानून व्यवस्था थी पहले से, लेकिन उसे वर्तमान समय के आधार पे अपडेट किया गया है। तो उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को यह जो शब्द है वह समझ में आया होगा। अगला जो शब्द है वह है अध्यादेश। अगला जो शब्द है वह है अध्यादेश। थोड़ा सा हम इसे भी समझने का प्रयास करते हैं। अध्यादेश, अध्यादेश कब लागू किया जाता है? जब सदन सत्र में ना हो। जैसे कि अगर हम केंद्र में बात करें, केंद्र में तो विधायिका, विधायिका, और अगर हम राज्य में बात करें तो विधान मंडल, विधान मंडल। जब यह सत्र में नहीं होते हैं तो जो अध्यादेश जारी किया जाता है वह केंद्र में राष्ट्रपति द्वारा, राष्ट्रपति राष्ट्रपति द्वारा और राज्य में राज्यपाल, राज्यपाल द्वारा जारी किया जाता है। लेकिन ये चीज आप लोगों को समझना जरूरी है और पूछा भी जाता है कि जो ये अध्यादेश जारी करने की राष्ट्रपति की और राज्यपाल की जो शक्ति होती है वह मंत्रिपरिषद के सलाह पर ही अध्यादेश को जारी कर सकता है। ये चीज आप लोग ध्यान रखिएगा कि राष्ट्रपति या राज्यपाल बिना मंत्रिपरिषद की सलाह पर अध्यादेश को जारी नहीं कर सकता है। और अध्यादेश एक कानून होता है, लेकिन यह एक निश्चित समय तक ही कार्य करता है। यह एक निश्चित समय तक ही कार्य करता है। अब सबसे बड़ा यह सवाल है कि जब विधायिका है केंद्र में और जब विधानमंडल है राज्य में तो फिर अध्यादेश जारी क्यों किया जाता है? इस सवाल का जवाब मैं आपको देता हूं। अध्यादेश उस वक्त जारी किया जाता है जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया कि जब विधायिका सत्र में ना हो तब अध्यादेश को जारी किया जाता है। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हमारे भारतीय संविधान में कहा गया है कि विधायिका के संसद के 2 सत्रों के बीच 6 महीने से अधिक का समय नहीं होना चाहिए। वैसे तो हमारी संसद में 3 सत्र होते हैं जिसे हम आगे समझेंगे, लेकिन कहा गया है कि 6 महीने से ज्यादा एक सत्र से दूसरे सत्र के बीच में समय नहीं होना चाहिए। यानी 6 महीने के अंदर दूसरा सत्र होना अनिवार्य है। तो अब हम देख लेते हैं कि अध्यादेश को हम कितने दिनों तक एक कानून के रूप में मान्यता दे सकते हैं। तो अध्यादेश को 6 महीने तक, 6 माह तक
एक कानून के रूप में जारी रखा जा सकता है। अध्यादेश को 6 माह तक एक कानून के रूप में जारी रखा जा सकता है। उसके बाद में जब सत्र बैठेगी, चाहे फिर वह राज्यसभा की हो या फिर लोकसभा की हो, जब पहला सत्र बैठेगा तो उस पहले सत्र में उस अध्यादेश को एक निश्चित समय में पास कराना होगा। अगर सदन उसे एक समय में पास कर देता है तब फिर वह एक कानून का रूप ले लेता है, और यदि सदन उसे पास नहीं करता है तो फिर वह स्वयं ही 6 महीने के अंदर समाप्त हो जाता है। तो उम्मीद करता हूं कि ये शब्द भी आप लोगों को समझ में आया होगा, और आगे हम जो शब्द देखेंगे वह हम देखेंगे विधेयक के प्रकार, और उसमें हम देखेंगे साधारण बहुमत, विशेष बहुमत, और भी तरह तरह के देखेंगे। 3-4 प्रकार के होते हैं, उन्हें हम देखने और समझने का प्रयास करेंगे, और उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को यह शब्द समझ में आए होंगे। अगर चीजें आप लोगों को समझ में आती हैं तो आप लोगों से इतनी सी गुजारिश है कि प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और ज्यादा से ज्यादा शेयर करने का प्रयास कीजिए। मुझे आप लोगों की सपोर्ट की जरूरत है। मिलते हैं फिर अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।